हेलो पीपल, तो आज हम लोग पढ़ेंगे मनी एंड क्रेडिट। इस टॉपिक का और इस चैप्टर का पूरा ये कॉन्सेप्ट रहेगा कि हम इसमें से क्वेश्चन देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चन फ्रेम करे जाते हैं हमारी एनसीईआरटी बुक से। 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर एंड इवन कैसे आपको एनसीईआरटी पढ़नी है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो लेट गेट स्टार्टेड द टॉपिक। तो मनी एंड क्रेडिट ये आपका है चैप्टर का नाम। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिरकार मनी क्या होती है, क्योंकि क्रेडिट की डेफिनेशन आपके बुक में पीछे दी गई है। तो इसमें देखिए लिखा है कि एक करंट मीडियम ऑफ द एक्सचेंज इन द फॉर्म ऑफ द कॉइन्स एंड बैंक नोट्स, कॉइन्स एंड बैंक नोट्स कलेक्टिविटी। ये आपकी रही मनी की डेफिनेशन। ऐसी सिचुएशन या जो आपकी मनी होती है, जो बैंक नोट्स होते हैं, उसको ही हम लोग मनी कहते हैं, जो कि यूज होती है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ट्रांजेक्शन क्या होता है। ट्रांजेक्शन, हम जब पैसे से कोई लेन देन करते हैं उसको हम ट्रांजेक्शन कहते हैं। ओके, उसको हम ट्रांजेक्शन कहते हैं। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं कि कैसा क्वेश्चन फ्रेम होता है। तो इसमें लिखा है हाउ मनी एक्ट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है कि हम किसी चीज को देते हैं और उसको हम मनी दे देते हैं। किसी से हम अगर हमने चीज ली तो हम मनी उसको देते हैं। तो ये हो गया मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ओके, तो वो क्यों हुआ, तो इस दर से मैंने लिखा है कि service are being exchanged with the money. For some, there might not be any actual transfer of the money taking any practice now, but a promise to pay money later. तो इसीलिए मीडियम एक्सचेंज करते हैं। इसके कई सारे पॉइंट्स हैं। आपको ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको क्वेश्चन आएगा लास्ट में समझ में। ये क्वेश्चन आपको लास्ट में समझ में आएगा। वो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी पूरा आपने चैप्टर रीड नहीं किया है, अभी आप इससे कैपेबल नहीं है कि आप इसको याद कर सकें। ओके, तो सबसे बेसिक क्वेश्चन है कि डबल को इंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स क्या होता है, जो कि सीबीएसई 2015 में पूछा गया है। जी हाँ, सीबीएसई 2015 में आपसे ये पूछा गया है। ये लास्ट में हम लोग देखेंगे कि हाउ मनी एक्ट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो सबसे पहले जो मैं आपको बता दूं सबसे बेसिक चीज की डबल कोइंसिडेंस ऑफ बाउंड्स क्या होता है। इसमें आप लिखेंगे when, तो इसमें लिखेंगे when both the party have to agree to sell and buy each other commodities, this is known as double coincidence of bounds। फॉर एग्जाम्पल के लिए जो हम लोग समझेंगे, इसमें लिखा है कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ बाउंड क्या होता है, ये आपकी डेफिनेशन है। अब इसको हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, एक शूज मेकर होता है, उसकी शू मैन्युफैक्चर होता है, उसकी हम कहानी पढ़ेंगे। इसमें लिखा है टेक द केस ऑफ द शू मैन्युफैक्चर, ही वांट टू सेल शूज इन द मार्केट एंड बाय व्हीट। The money manufacturer will first exchange shoes that he was proceed or money and लिखा है उसमें then exchange the money for wheat। ओके, तो ये आपका केस है। और इसमें भी आगे लिखा है कि हैड टू बी डिफिकल्ट एक्सचेंज यूज ऑफ व्हीट विदाउट यूज ऑफ मनी। कहने का ये मतलब है कि यूज विदाउट यूज ऑफ मनी, मनी के बगैर यूज के आप कैसे चीज अपनी कर सकते हैं। मींस सामान के बदले सामान, वो भी अभी मैं आपको समझाऊंगा। उससे पहले आपको डबल कोइंसिडेंस ऑफ बाउंड मतलब जब दो पार्टीज एग्री हो जाती है सामान को लेने और देने में। ओके, अब हम लोग बात करेंगे एशियन टाइम की। एशियन टाइम में क्या होता था, मनी नाम की कोई चीज नहीं थी। उधर लोग क्या कहते थे, तुम मेरा ले लो व्हीट तो मैं आपको दे दूंगा फ्लावर। कोई कहता था तुम मुझे दे दो शूज तो मैं आपको क्लॉथ दे दूंगा। उसमें क्या दिक्कत रहती थी कि आपको ऐसा जो कपड़ा बेचे मतलब जो क्लॉथ बेचता है उसी के पास जाना होगा जिसके पास जिसको व्हीट खरीदना हो। समझ रहे हैं आप बात को। जैसे कि ये दो सिनेरियो लेते हैं, तो इसको अपने व्हीट बेचने हैं और इसको व्हीट के बदले इसको क्या लेना है, शूज लेने हैं। तो इसको उसी को देखना पड़ेगा जो इसको शूज दे सके। अरे भाई यार, अगर शूज देने वाला नहीं मिला तो यही तो प्रॉब्लम है। यही इसमें हम डिस्कस करेंगे, जब भी तो चैप्टर का नाम मनी एंड क्रेडिट। अब हम लोग सर्च करते हैं वाटर सिस्टम और इसके एसेंशियल फीचर क्या है। ये सीबीएसई 2016 में पूछे गए थे। ओके, तो इसकी सीधी डेफिनेशन है सामान के बदले सामान। इसमें क्या मतलब डेफिनेशन है, सामान के बदले सामान। ये लिखी इसकी डेफिनेशन कि व्हाट ए पर्सन डिजायर
डिजायर टू सेल इज एग्जैक्टली व्हाट अदर विशेस टू बाई। जो कुछ मुझे चाहिए वही चीज़ें, लेकिन ऐसा हर केस में पॉसिबल नहीं होता है। अगर सूज वाला ना मिला, एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, तो आप किसको अपना सामान बेचेंगे, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है, मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए एक जो इसका जो व्हाट इज वाटर सिस्टम की जो डेफिनेशन ये है कि व्हाट ए पर्सन डिजायर टू टेल इज एक्चुअली व्हाट द अदर विशेस टू बाई। इसमें बहुत ही इसके डिसएडवांटेज हैं, क्योंकि यार आपको अगर वो सूज वाला ना मिला तो आप अपनी चीज किसको बेचेंगे और उससे क्या लेंगे। ओके, अगर सूज वाले को वीड नहीं लेना हुआ तो आप क्या करेंगे। ये देखिए एग्जाम्पल है, देखो टेक द केस, ये एग्जाम्पल है और इसका एग्जाम्पल ये अपने आप मन से भी लिख सकते हैं। मन से कैसे, इसको आप समझ लीजिए और अपनी ऑन लैंग्वेज में लिख देना। अब देखिए इसमें जो इसेंशियल फीचर है, जो इसका ये व्हाट इज एसेंशियल फीचर, ये भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इन ए वाटर सिस्टम वेयर गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी, और क्या लिखा है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट इज एन एसेंशियल फीचर। पूरा आपको लिखनी है ना, वाटर सिस्टम वेयर गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी। ये भी एक वाटर सिस्टम की डेफिनेशन हो गई कि वाटर सिस्टम में चीजें एक्सचेंज होती थी विदाउट द यूज ऑफ मनी, और यही इसका एसेंशियल फीचर है। यही इसका क्या है, एसेंशियल फीचर। और डबल कोइंसिडेंस ऑफ बाउंड, क्यों ये इसका क्यों एसेंशियल फीचर है, क्योंकि डबल कोइंसिडेंस ऑफ बाउंड में मैंने आपको क्या बताया था, जब दो पार्टी एग्री हो जाएंगी, यही कहा है, जब दो पार्टी एग्री हो जाएंगी सामान लेने और देने के लिए, इसीलिए डबल कोइंसिडेंस ऑफ बार्टर सिस्टम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आई होप ये भी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। उसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आई होप समझ में आ गया कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स क्या होता है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का मतलब है कि जब दोनों पार्टी एग्री हो जाएं। वाटर सिस्टम का क्या मतलब है, सामान के बदले सामान, उसका एसेंशियल फीचर क्या है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बाउंड, वो भी वन मार्कर में आपसे पूछ लिया जाता है। ओके, अब इसमें लिखा है कि व्हाट एलिमिनेट द नीड ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। ऐसी क्या चीजें हैं जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड को एलिमिनेट कर देती है, वो चीज है मनी। मनी कैसे, हमें सामान के बदले सामान नहीं चाहिए, हमें अगर सामान के बदले मनी दे दो और मनी से हम चाहे जो कुछ खरीद सकते हैं। तो वही चीज एनसीईआरटी में क्वेश्चन बना के पूछ दी है कि एलिमिनेट द नीड ऑफ द डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड, इट इज नो लॉन्गर नेसेसरी। फॉर एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल में ये आप चीजें लिख सकते हैं कि शू मैन्युफैक्चरर have to look at the farmer who will buy the shoes at the same time he sell them। ओके, कहने का मतलब आपसे सिंपली ये बताया गया है कि अगर उसके पास मनी होगा तो वो चाहे जिस शूज वाले को ले लेगा, उसको ऐसा शूज वाला नहीं देखना पड़ेगा जिसको हमारे वीट की ज़रूरत है। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। वही चीज इधर पे लिख दी है, आप इसको देयर फोर करके लिखेंगे लास्ट में क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में ऐड कर सकते हैं। गोल्डन लाइन है, गोल्डन लाइन बनाने के लिए इफेक्ट एज एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज, ये आपकी लगी गोल्डन लाइन। ओके, आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब ये मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी है। इसमें देखिए ये आपके बहुत ही एशियंट दिखा रहे हैं, तो इसी से सीबीएसई वालों ने क्वेश्चन फ्रेम करना स्टार्ट हो गया कि ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी यूज्ड सिंस द टाइम ऑफ एवोल्यूशन। कहने का मतलब है हिस्ट्री ऑफ मनी बताइए। तो हिस्ट्री ऑफ मनी के मैंने कुछ पॉइंट लिख रखे हैं, वो आपको चीज को समझनी है। इसमें क्या लिखा है, वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट वाज यूज्ड एज ए मनी। फॉर एग्जांपल में इन्होंने बताया है कि सिंस द वेरी अर्लियर स्टेज इंडियन यूज ग्रेन्स एंड कैटल एज ए मनी। ये आपका पहला पॉइंट हो जाएगा। इसी का दूसरा पॉइंट इधर से कंप्लीट कर सकते हैं कि द यूज ऑफ मेटेलिक कॉइन गोल्ड एंड ए फेज विच कंटिन्यूड वेल्ड इन दिस लास्ट सेंचुरी। पहले कैटल्स बेची जाती थी, फिर कॉइन्स इंट्रोड्यूस हो गए। उसके बाद मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इंक्लूडिंग करंट, पेपर नोट एंड कॉइन्स। ये दो चीजें आ गई आपके उसमें। ओके, ये दो चीजें मॉडर्न फॉर्म है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप इधर से लिख सकते हैं, कोई भी आपके मार्क्स नहीं काटेगा। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन ये पेज और इधर तक पूरी चीजें खत्म हो गई। अब करेंसी का मतलब क्या होता है वो भी जान लीजिए। इसमें लिखा है ए सिस्टम ऑफ मनी इन ए जनरल यूज इन पार्टिकुलर कंट्री। देखिए सिस्टम ऑफ मनी, ध्यान समझिए वो क्या बोल रहा है, ये सिस्टम ऑफ मनी, समझ रहे हैं, ऐसा सिस्टम ऑफ मनी जो पार्टिकुलर कंट्री अपनी अपनी दूसरे यूज कर सकती है। तो देखिए ये अपनी मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी, अनलाइक ग्रेन्स जो केटल थे, उसके बाद मनी आ गया। उसके बाद देखिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यार, बहुत ही यार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है,
मैं इसकी इम्पोर्टेंस आपको बिल्कुल भी नहीं बता सकता हूँ कितना इम्पोर्टेंट है। इसमें लिखा है व्हाट आर द मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इन इंडिया, व्हाई द रुपी एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक्सप्लेन टू रीजन। हमें मनी नहीं लेनी भैया, हम दूसरी चीज लेंगे। तो ऐसा भी हो सकता है? हाँ जी बिल्कुल हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं होगा, गवर्नमेंट आपको जेल में डाल देगी। आप कहेंगे मैं मनी नहीं, हीरा जवाहरात के साथ एक्सचेंज चाहिए, वो चीज हम समझेंगे। भाई 1 मार्कर क्वेश्चन, इसको इतने बार पूछा गया है, इतने बार पूछा गया है कि एकदम ये सड़ा सा क्वेश्चन है। तो क्या है कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इशू करेंसी नोट ऑन द बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये चीज भी आपको बताई गई है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूज करेंसी करती है, किसके बिहाफ पे होता है। अब देखिए, ये तो आपका हो गया इसका क्वेश्चन, ओके, कि व्हाट आर द मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी। वो तो आपको चीज मैंने पहले ही बता दी। मॉडर्न फॉर्म ऑफ के क्या है, ये आपके जो देखिए पेपर नोट्स, कॉइन्स, ये चीजें आपकी हैं करेंसी, ओके। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि ऐसे कौन से 2 रीजन है कि मनी को एक्सेप्ट कर लिया गया है इंडिया में, तो उसकी मेहरबानी थी गवर्नमेंट में। उसी पे मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं। पहला पॉइंट ये है कि दूसरा कोई इंडिविजुअल इसको छाप नहीं सकता, ओके। दूसरा कोई इंडिविजुअल इस नोट को दोबारा छाप नहीं सकता है। देखिए लिखा है ऑर्गेनाइजेशन, देखिए लिखा है ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इशू द करेंसी। और दूसरा क्या है लॉ कि द लॉ regularizes okay the use of rupee as a medium of payment that cannot be refused। कोई रिफ्यूज नहीं कर सकता है। आप कोई मना करने लगे कि आप मनी हमें ना दीजिए, तो आप उससे भी केस कर सकते हैं। तो इसी से तीसरा पॉइंट है देयरफॉर, इससे लिख सकते हैं द रुपी इज वाइडली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ओके। यही क्वेश्चन जो पीछे हम लोगों ने शुरुआत में डिस्कस करा था, इससे भी आपका आंसर निकल आता है। अब डिपॉजिट विद बैंक्स, ये आपको समझना है तो अपने पापा से बात करिए। हम लोग डिपॉजिट क्यों करते हैं, मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूँ कि इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट हमें मिल जाए। और किस लिए करते हैं, ये पहला हो गया पॉइंट, ओके। अब दूसरा पॉइंट क्या है, इट द सेव विद द बैंक इट अर्न अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। दूसरा पॉइंट ये हो गया है कि हम पहला तो हमारा इंटरेस्ट मिलता है और दूसरा सेफ रहता है मनी। अब हम लोग समझ लेते हैं एक टर्म डिमांड डिपॉजिट क्या होता है। द डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड, दी डिपॉजिट आर कॉल्ड। मतलब आपकी डिमांड पे आपका मनी जो रिटर्न हो रहा है या आपका वापस आ रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। आई होप इधर तक सब कुछ क्लियर है। अगर क्लियर नहीं है तो कमेंट बॉक्स में अपनी उबड़ खाबड़ चीजें जरूर लिख देना। देखिए इधर से बात करेंगे कि आखिरकार चेक क्या होती है। तो चेक की 1 मार्कर में भी आप इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। तो चेक क्या है, चेक इज ए पेपर इंस्ट्रक्शन ऑफ द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम 1 पर्सन अकाउंट टू द पर्सन इन द हुज नेम इन द चेक हैज बीन इशूड। जिसका नाम उस पर लिखा गया है, हैज बीन इशूड, या उसको इशूड करा गया है। ये 1 मार्क की बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ये आपके चेक में बताया गया है कि ये नाम लिखा इधर अमाउंट लिखा जाता है, और ये जो इसका अकाउंट नंबर होता है वो चीज लिखी जाती है। ये चेक नंबर होता है, कोडिंग यूज बाय बैंक, जो बैंक प्रोसीड करके देखी है। तो ये फैसिलिटीज ऑफ चेक बहुत ही अच्छी है कि आप दूसरे के अकाउंट में डायरेक्ट मनी या उससे लेके आप निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, करेंसी एंड डिपॉजिट आर क्लोजली लिंक टू द वर्किंग ऑफ द मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम। बिल्कुल गोल्डन लाइन है, इसको आप मार्क कर लेंगे, बहुत ही गोल्डन लाइन है, ओके। अरे भाई लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक की, बैंक कैसे लोन लेता है, क्या करता है, मनी का डिपॉजिट क्या करते हैं, और जो लोग उससे बोरोवर्स होते हैं, जो लोग उससे रुपए लेते हैं, उनका क्या होता है वो मैं बताऊंगा। तो पहला पॉइंट ये रहा कि बैंक कीप ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट एज ए कैश विद देमसेल्फ। बहुत ही अच्छी बात है कि बड़ा स्मॉल प्रोपोर्शन लेता है बैंक। और उसमें क्या लिखा है, 15% ऑफ देयर डिपॉजिट एज ए कैश, केवल 15%। देख रहे हैं हम, केवल 15% वो डिपॉजिट करता है एज ए कैश, ओके। इसमें ये जो चीजें बताई गई ऑन ए गिवन डे, कि ऐसा नहीं होता कि सारे एक ही दिन मनी अपना डिमांड डिपॉजिट पे लेने आ जाए या विड्रॉल करने आ जाए, वो चीजें नहीं होती हैं। इसमें क्या लिखा है, जो बैंक अब रुपए लेती है, जो ये मनी लेती है, उसका करती क्या है, उसका ये करती है कि बैंक यूज द मेजर ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ द डिपॉजिट एक्सटेंड लोन। उससे पता क्या करती है, एक्सटेंड लोन करती है। और जो आपका इंटरेस्ट होता है और बोरोवर्स जो देता है
उससे देखिए इंटरेस्ट आपको कम मिलेगा एज कंपेयर टू जितना बोरोवर से चार्ज किया गया। भैया ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है, देखो इंटरेस्ट अगर आपका 4 रुपए पर एनम है तो इससे 5 लिया जाता है। अब 1% का क्या करते हैं, 1% ये लोग अपने एम्प्लॉयज को देते हैं, उससे बैंक के डेली रूल्स एंड रेगुलेशन चलते हैं। ओके, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन चलते हैं। देखिए इसमें लिखा है 50% रखता है, और उसके बाद लिखा है कि इंटरेस्ट जो आपको कम देंगे एज कंपेयर टू बोरोवर, वो क्यों? ये मैंने बताया कि 5% एनम, ये 4% एनम, ये 5%, और 1% वो अपने एम्प्लॉयज को देता है। देखिए लिखा है वो डिमांड फॉर लोन्स ऑफ द वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और इसमें भी एक देखिए ये आपकी दूसरी लाइन होगी बैंक एक्टिविटी में, ये आपकी होगी तीसरी लाइन। इससे बढ़िया 5 मार्कर क्वेश्चन भी बन सकता है। इसमें लिखा है बैंक चार्ज ए हायर इंटरेस्ट रेट ऑफ द लोन देन व्हाट द अदर डिपॉजिट। वही चीज जो मैंने इधर पीछे बताई थी वही चीज है ये कि 4% और 5%। उससे क्या करते हैं वो बैंक जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको पे करते हैं कि व्हाट इज नीड टू डिपॉजिट इन देयर मेन सोर्स ऑफ इनकम। यही इनकी सोर्स ऑफ इनकम होती है कि ये जो बोरोवर से कुछ लेते हैं। देखिए ये लिखा है कि पीपल मेक डिपॉजिट, इसे डिपॉजिट करते हैं, वही चीज ये देखिए लॉ बोरो कर लेते हैं, बोरो कर लेते हैं, फिर उसके साथ ये मनी फिर देते हैं, इससे लेते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब बैंक चार्ज करता है और इनको वही देता है। अब इसमें 1% या 2% जितना परसेंट हो इसमें फायदा होता है बैंक, जिससे वो अपनी डेली एक्टिविटी चलाते हैं। ओके, अब देखिए व्हाट इज क्रेडिट, ये सीबीएसई 2013 में आया था। इसमें लिखा क्रेडिट लोन्स रिफर टू द एन एग्रीमेंट इन विच लेंडर सप्लाइज। ओके, इसमें लिखा है कि credit loan refer to an agreement in which the lender supply the borrower with the money, goods and service in the return of the promise of the future payment। इसका ये मतलब है कि क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट लेना क्या होता है, हम अगर किसी से लैंड करते हैं मनी और उससे हम वादा करते हैं कि हम ये फ्यूचर रिक्वायरमेंट में आपका या फ्यूचर में आपका ये पेमेंट कर देंगे और हम लोग आपका लोन रीपेड कर देंगे, उसको कहते हैं क्रेडिट क्रेडेंशिएशन। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज क्रेडिट की 1 मार्क की डेफिनेशन ये रही, वो आपको छाप देनी है एडिटेड। अब देखिए ये हम लोग देखिए 2 केस लेंगे, इसमें जो हेडिंग आपकी वही पड़ी थी कि 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन, 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन। वो कैसी, देखिए फेस्टिवल का सीजन था तो किसी को इतने 100 पेयर ऑफ शूज के ऑर्डर मिलता है, तो वो क्या करता है कि कुछ आप मनी दे दीजिए ताकि मुझे हेल्प मिल जाए, चमड़ा मिल जाए और कई चीज़ें मिल जाएं और उससे मैं शू में ना। तो इसमें उसको हो गया फ़ायदा। आप ये पूरी केस हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, वरना नहीं पढ़ सकते हैं, मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि 100 पेयर्स का मिलता है जिससे वो उसको हो जाता है, वो क्रेडिट तो लेता है। देखिए इसमें क्या लेता है, क्रेडिट तो वो लेता है लेकिन उससे हो जाता है फायदा। तो इसमें इससे अगर फायदा हो गया तो क्या हो गया, फायदा हो गया तो ये चीज आपकी एनसीईआरटी वालों ने लिख दी कि क्रेडिट इन दिस केस, मतलब क्रेडिट इन दिस केस देयरफॉर प्लेज द वाइटल एंड पॉजिटिव रोल इन दिस सिचुएशन। अब स्वप्नल का केस क्या है, स्वप्नल का केस ये है कि स्वप्नल को लग गया घाटा, ये जो स्वप्नल है उनको लग गया घाटा, इनको लग गया घाटा। तो इस कंडीशन में क्या क्वेश्चन फ्रेम होता है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए कई सारी चीजें खरीदनी होती हैं, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, पेयर, ये आप देख रहे हैं। ये आपकी देखिए केस दिया गया है कि फार्मर्स यूजुअली टेक क्रॉप लोन्स। ओके, तो इस सिचुएशन में ज्यादातर क्या होता है कि इधर लोग रिकवरी इज पेनफुल। देखिए ये लाइन बहुत ही गोल्डन लाइन है, गोल्डन लाइन मैंने आपको 2-3 बताई, उनको आपको मार्क कर लेना है। इसमें डेट ट्रैप हो जाता है, कर्ज बढ़ जाता है। ओके, आपका कर्ज बढ़ जाता है आपसे, तो ये चीजें होती है। ओके, रिस्क इन द सिचुएशन हो जाता है, ये भी बहुत चीजें हैं कि इसमें रिस्क हो जाता है। तो 2 केसेस में देखी थी कि एक में जिनको शूज बनाने का काम मिलता है, एक स्वप्निल की, तो उसमें इसको हो जाता है फायदा, इसको हो जाता है घाटा, इसीलिए 2 सिचुएशन ऑफ द एक्टिविटी में दी गई है। अब हम डिस्कस करेंगे कि कोलेटरल क्या होता है, ये ली गई डेफिनेशन। देखिए ये मैं हूं और ये आप हैं। ओके, आपने कहा भैया मुझे 100 रुपए दे दो, तो मैंने कहा मैं 100 रुपए दे रहा हूं, लेकिन क्या गारंटी है कि आप मुझे
वापस दे 100 रुपये, तो आप कहेंगे भैया ये मेरी अब 100 रुपये वाली बुक रख लीजिए या पेंसिल रख लीजिए, अगर मैं लोन ना दूं तो आप इससे बेच के अपना जो 100 रुपये हैं वो निकाल लेना। उसी को कहते हैं कोलेट्रल। कोलेट्रल इज एन एसेट, मतलब एसेट का मतलब है एक आपकी अच्छी चीजें होती हैं। देखिए कोलेट्रल इज एन एसेट, देखिए कोलेट्रल इज एन एसेट बोरोवर ओन सच एज लैंड, ये इतनी चीजें गिरवी रख देता है एज ए गारंटी टू लेंडर अंटिल द लोन इज रिपेड, जब तक आपका लोन रिपेड नहीं हो जाता। वो देखिए जैसे बिल्डिंग हुई, व्हीकल हुई, लाइबिलिटी स्टॉक डिपॉजिट विद बैंक हुई, यू देयर गारंटी करता है एज ए, देखिए तो ये होगा कोलेट्रल। कोलेट्रल का मतलब गिरवी। व्हाई डू लेंडर आस्क फॉर कोलेट्रल व्हाइल लेंडिंग, ये क्यों है, ये इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ये आप लिखेंगे बिकॉज, क्यों, if the borrower fail to repay the loan the lender has the right to sell their asset or collateral to obtain payment। अगर वो यार फेल हो जाए, वो किसी वक्त अपना पेमेंट नहीं दे सकता है, तो उससे आप क्या कर सकते हैं, उससे आप ये चीजें बेच के अपना रुपए पूरा निकाल सकते हैं। इधर से क्वेश्चन कोई फ्रेम नहीं होता है, हम लोग टर्म्स ऑफ क्रेडिट की बात कर लेते हैं। ये चीजें हैं रट्टा मारने वाली, इसकी एक ट्रिक है डोकोमो इंटरनेट। तो इसकी जो डोकोमो इंटरनेट आप लिखेंगे कॉपी में, फिर इसको ऑब्जर्व करेंगे समझ में आ जाएगा। इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्टेशन, मोड ऑफ पेमेंट टुगेदर, कंप्यूटेशन वाट इज, वो 1 मार्क्स में भी आपसे पूछा जा सकता है, तो उसको मान लेना आप रट्टा। ओके, इससे भी आपका यार कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ओके, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफरेंट बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत ही यार ये बहुत ही बार पूछा गया है। तो देखिए फॉर्मल सेक्टर क्या होते हैं, देखिए फॉर्मल सेक्टर वो होते हैं जिनमें लोन कौन देता है, जिनमें लोन या तो बैंक देता है या तो कोऑपरेटिव देते हैं। ध्यान से देखिए, या तो बैंक देता है या तो कोऑपरेटिव। इनफॉर्मल कौन सा होता है, या तो कोई आपको मनी लेंडर दे, ट्रेडर दे, एम्प्लॉय दे, या आपके रिलेटिव और फ्रेंड दे। दोज लैंड विच आर टेकन बाई बैंक्स एंड कोऑपरेटिव कॉल फॉर्मल एंड नॉट, आप ये भी ले सकते हैं दोज लैंड विच कैन बी टेकन बाई मनी लेंडर, ट्रेडर, एम्प्लॉय, डीटीसी, तो ये आपका होगा इनफॉर्मल। अब भैया ये बताइए कि इनफॉर्मल इसके बाद जो चीजें ये पूछी जाती हैं कि जो आरबीआई होता है या इसके पॉइंट, देखिए ये हम लोगों फॉर्मल के पॉइंट, पहले फॉर्मल की आप डेफिनेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डेफिनेशन। पहले आप फॉर्मल की डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद फॉर्मल के क्या क्या वर्क होते हैं। अब फॉर्मल ये क्यों कहलाता है, इसमें क्यों कहलाता है, क्योंकि आरबीआई ऑफ द इंडिया सुपरवाइज द फंक्शन, आरबीआई इसके जो सोर्सेस ऑफ लोन्स होते हैं, किसको क्या लोन दे रहे हैं, सब पे सुपरवाइज करता है। और क्या लिखा है, आरबी मॉनिटर द बैंक एक्चुअली मेंटेनिंग कैश बैलेंस, और उनको कैश भी प्रोवाइड करवाता है सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्प से। और दूसरी चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये लोग देखिए ये नहीं है कि प्रॉफिट कमाने के लिए बैठे हो, ओके, ये प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बैठे हैं, ये क्या लिखे, टू प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस, नॉट जस्ट टू प्रॉफिट बिजनेस। ये छोटे भी इसकी देखो कल्टीवेटर स्मॉल स्केल, इनको भी दिलवाता है कौन, आरबीआई। ये चीजें हम हमारी आरबीआई की। अब देखिए इनफॉर्मल में क्या कहता है, जो पहला पॉइंट इनफॉर्मल में लिखेंगे, देयर इज नो रेगुलेशन विच, देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन विच सुपरवाइज द क्रेडिट एक्टिविटी ऑफ द लेंडर इन दिस सिचुएशन। अब देखिए एक बात करें, देखिए ये आपके फॉर्मल के पॉइंट कितने हो गए, 1 पॉइंट हो गया, ये 2 हो गए, ये 3 हो गए, ये आप लिख सकते हैं अपने डिफरेंस में। और भी आपकी गोल्डन लाइन मैंने आपकी कुछ छाप रखी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। निकाल लो अपनी कॉपी और उनको छापना स्टार्ट कर दीजिए। ये आपकी डिफरेंस है, सीबीएसई 2013 में आया था, और इसमें लिखा है कि प्रॉब्लम्स क्या होती है, हायर इंटरेस्ट एक्सप्लॉयटेशन होता है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये रट्टा मान लो, छाप लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर मत रोना। जो इनफॉर्मल का जो दूसरा पॉइंट है वो ये लिखा है, देयर इज नो वन टू स्टॉप देन यूजिंग अनफेयर मीन टू मनी बैक। यार वो लोग मसल पावर यूज करते हैं आपसे मनी बैक करवाने के लिए, टू रिपे द लोन में बड़ी डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं, हैरेसिस कर लेते हैं वो पीपल का, वो भी आपको लिखनी है, वो मैंने पीछे। अब आप भैया ये देखिए, ये आपको जो ग्राफ दिया गया और पीछे भी जो ग्राफ दिया गया वो आपको समझ में आ जाएगा, आई होप वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें देखिए ये आपको चीजें दी गई हैं कि गवर्नमेंट से 1% लेते हैं, कोऑपरेटिव से इतना, ये आपका डेटा इतने का दिया गया है। तो आई होप ये भी चीजें आपको बड़ी आसानी समझ में आ जाएंगी। तो मैं ये आपको ग्राफ भी बता दे रहा हूँ। देखिए पुअर हाउस होल्ड क्या करते हैं, देखिए इन जो ब्लू वाला ये इनफॉर्मल है, और ये कलर का आपका कौन सा है, फॉर्मल। तो देखिए जो पुअर हाउस होल्ड होते हैं वो देखिए मात्र 15% लोग फॉर्मल से लेते हैं, मतलब बैंक से लेते हैं, और 85%। ऐसा क्यों,
ऐसा क्यों, वो भी मुझे बता दीजिए, वो भी मुझे बता दीजिए। ये इसलिए होता है कि देखिए लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट। इनके पास जो गरीब लोग होते हैं यार, उनके पास बहुत ही रेयर डॉक्यूमेंट होते हैं, शायद इनके पास कोलेट्रल हो। लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन और लैक ऑफ कोलेट्रल, ये दो पॉइंट है जिससे वो फॉर्मल की तरफ, बैंक की तरफ नहीं जाते हैं। इसीलिए लिखा है कि चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर द कंट्री डेवलपमेंट, क्योंकि जो स्मॉल पीपल है उनको ये चीजें गोल्डन लाइन है, छाप लो छाप लो। तो ये आपको चीज समझ में आ गई। रिच हाउस होल्ड क्यों लेते हैं फॉर्मल से ज्यादा लोन? क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंटेशन होती है, रिक्वायरमेंट होती है, और सबसे चीज क्या होता है, कोलेट्रल होता है। सबसे अच्छी चीज क्या होती है, इनके पास कोलेट्रल होता है। तो इसीलिए लिखा है चीप, इसीलिए उन्होंने लिखा है कि चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इक्विटी फॉर द कंपनी। इस चीज में पूछा गया है कि यही आपका आंसर है। ओके, जो मैंने आपको पीछे बताया था चीप एंड अफोर्डेबल वाला क्वेश्चन, तो उसके ये पहला पॉइंट, ये दूसरा, ये पूरी लाइन छाप सकते हैं एज इट इज कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट में आपकी क्या क्या चीजें जरूरी है, हम लोग गरीबों को भी आप दीजिए। देखिए लिखा है कि नेसेसरी दैट एवरीवन रिसीव द मोस्ट, सबके पास लोन्स पहुंचे, यही चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत ही अच्छा ग्रुप है यार। हर गरीब लोगों को बैंक प्रोवाइड नहीं करवाता है। क्यों? क्योंकि बैंक को चाहिए कोलेट्रल, और गरीब लोगों के पास कोलेट्रल नहीं होता या डॉक्यूमेंटेशन नहीं लिखा। देखिए इसमें लिखा भी इनफॉर्मल सच एज मनी लेंडर ऑन द अदर हैंड नो द बोरोवर पर्सनली एंड हैंस ऑप्टन विनिंग टू गिव लोन्स विदाउट कोलेट्रल, लेकिन देते नहीं। तो उनको कोलेट्रल कौन देगा? तो कोलेट्रल उनको देगा सेल्फ हेल्प ग्रुप। कौन? सेल्फ हेल्प ग्रुप। इसमें मैंने कुछ चीजें लिखी हैं। अगर आपसे पूछा गया कि जो इनफॉर्मल की चीजें होती हैं उनमें क्या क्या गलत चीजें होती हैं, वो लिखा है हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेते हैं, कीप नो रिकॉर्ड, हैरेसेस द पुअर। ये आपकी चीजें हैं कि गरीब लोगों के साथ वो लोग क्या करते हैं। तो मैंने बताया गरीब लोग कहाँ से लेंगे? सेल्फ हेल्प ग्रुप से। तो गरीब लोग कहाँ से लेंगे यार? मुझे कहने में बड़ा बुरा फील हो रहा है यार, क्या बताऊं, गरीब ऐसे आई कांट एक्सप्रेस यार। तो इसमें ये आपकी सेल्फ हेल्प ग्रुप है कि 15 से यार 20 मेंबर होते हैं जो अपनी रेगुलर सेविंग करते हैं। देखिए इसमें लिखा है पूल और कलेक्ट देयर सेविंग, सेविंग करते हैं। देखिए बक्से में अपनी सेविंग करते हैं, और उसी की तरीके से जो कि लिखा है हु मीट एंड सेव रेगुलरली सेविंग पर मेंबर, देखो इतने रुपए, और वो लोग रुपए देते हैं किसको? जो छोटे जो लोग होते हैं या जिनको लोन चाहिए, वो उनके पास कोलेट्रल नहीं है ना डॉक्यूमेंट है। तो ये पहला आपका पॉइंट रहा। ग्रुप चेंज जो इसका ये वर्क है, इसके क्या वर्क है? सेल्फ हेल्प ग्रुप के वर्क है। आप लिख सकते हैं कि दीज लोन बट देयर स्टेज लेस व्हाट द मनी लेंडर चार्जेस। एक बार आप लाइन पढ़ेंगे आपसे खुद से समझ में आ जाएगा कि द ग्रुप चार्ज इंटरेस्ट ऑन दीज लोन्स बट दिस इज स्टिल लेस देन व्हाट द मनी लेंडर चार्ज। ये चार्ज तो लेते हैं लेकिन ये कम होते हैं। जैसे कि मनी लेंडर क्या क्या करता है उनके साथ, देखिए हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेता है। इससे तो यार बढ़िया है। ओके, तो इससे कुछ क्वेश्चन नहीं बनते हैं, इधर भी खाली बकवास लिखी रखी है। ओके, और उसके बाद ये एक चीज अच्छी लिखी है कि एसजी आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रूलर पुअर। यार ये बहुत ही अच्छी लाइन लिखी है कि एसजी ना हो तो जो जो छोटे लोग हैं वो तो एकदम मर ही जाएंगे। अब देखिए ये एक वन मार्कर में आता है कि ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश एक सेल्फ हेल्प ग्रुप था बहुत ही बड़ा। उसमें मोहम्मद सियान क्या थे? आपके प्रोफेसर थे या आपको फाउंडर थे, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। अब हम अपनी बहुत ही गोल्डन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, अब देखिए आपको क्या करना है, आपको बस सुनना है और मैं आपको कुछ क्वेश्चन बोलूंगा वो आपको देखना है। पहले मैंने आपको क्या बताया था कि मीनिंग ऑफ वाटर सिस्टम, जिसकी आपकी डेफिनेशन मैंने बता दिया है कि मेन डिमेरिट्स ऑफ द वाटर सिस्टम, क्योंकि इसकी एग्जांपल के साथ कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड हो सकता है। आपको वही पीपल देखना पड़ेगा जिसको सूझ बोलना, वो वाली कहानी। और एक ये है कि व्हाट इज द रोल ऑफ बैंक इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, एक्सप्लेन। इसका आंसर ये है कि वो डिपॉजिट करते फिर उस पर इंटरेस्ट लेते हैं, बोरोवर्स 15% रख लेते हैं, ये सब चीजें। वाई आर द डिमांड डिपॉजिट कंसीडर एज ए मनी? वाई? क्योंकि उससे जो इंटरेस्ट होता है उससे बढ़ रहा है, क्योंकि मनी आपका दुगना हो रहा है। कहने का मतलब मनी पे आप इंटरेस्ट रख रहा है, आपका मनी जब आपको दोबारा मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि मेंशन एनी 6 आइटम दैट कैन बी कीप्ड एज ए कोलेटरल अगेंस्ट लोन। वो मैंने आपको बताया कि आप लाइव स्टॉक ले सकते हैं, आप किसी का हाउस ले सकते हैं, मनी एज ए डिपॉजिट ले सकते हैं। ओके, किसी की बाइक ले
सकते हैं, वो आप चीज़ें लिख देनी है। मेंशन एनी टू टर्म्स ऑफ क्रेडिट, वो भी मैंने आपको बता दिया है कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट जिसका मैंने ट्रिक बताई थी, डॉक्यूमेंटेशन डोकोमो इंटरनेट मैंने आपको ट्रिक बताई थी। अब देखिए एक मैं चीज़ और बताना कि नेम 3 सोर्सेज ईच ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट इन इंडिया। मैंने आपको ये भी क्वेश्चन बताया था कि इनफॉर्मल में आप फ्रेंड से ले सकते हैं, रिलेटिव से ले सकते हैं, फॉर्मल में आप सेल्फ हेल्प ग्रुप से भी ले सकते हैं, कहने का मतलब है फॉर्मल में आप बैंक कोऑपरेटिव से भी ले सकते हैं। एक और है एक्सप्लेन द रोल एंड फंक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आरबीआई, और उसके लॉ भी मैंने 3-4 डिस्कस करे थे, वो भी आपको पढ़ने हैं। तो ये सब ऐसी और डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल इनफॉर्मल भी आप, सेल्फ हेल्प ग्रुप बारे में भी आप पढ़े, लोन एक्टिविटी बारे में पढ़े, टर्म्स ऑफ क्रेडिट, और मैंने ये 1 मार्क की बताई है। चेक्स किसे कहते हैं, ओके, और कोलेट्रल किसे कहते हैं, ऐसे ही पढ़ते रहिए और आप टॉप करेंगे। थैंक यू, विशिंग यू 98% प्लस। थैंक यू, बाय बाय।